हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देखो भाई, ये चैप्टर चल रहा है हमारा 3 लेक्चर मैं इसके करवा चुका हूँ। ये चौथा लेक्चर है। मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर कर दूँ, मैं पहले नहीं बोला था भाई। बात ये है कि यहाँ पर हम टेक्निकल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स। इसलिए यहाँ पर आपसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, टेक्निकल मैथमेटिक्स हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यही सेम चीज़ें टेक्निकल मैथमेटिक्स का भी पार्ट होता है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। बट वो चीज़ें वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। तो आप जितना 60 से 60 तरीका लगा सकते हो, जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना करोगे, राइट। इस बात का ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ज़्यादा डीप क्वेश्चन या ज़्यादा भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। अब इजी में भी डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी है। मैं किस लेवल की इजी और डीपनेस की बात कर रहा हूँ, डिफिकल्टीज की बात कर रहा हूँ, आप किस लेवल का इजी और डीप समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ आएगा, बट आपको और बेहतर कब समझ में आएगा कि भाई इसका लेवल क्या है, जब आप टेक्निकल चीज़ों की इसी टॉपिक की तैयारी करोगे, तब आपको समझ आएगा कि टेक्निकल में कितने डीप लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना रहेगा, मतलब आंसर निकालना रहेगा। कई बार आपको चीज़ें पूछेगा कि एंगल बताओ, भाई के की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, मतलब वहाँ पर कोई आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा, ऐसी चीज़ें पूछेगा, छोटी छोटी चीज़ें। वहाँ पर पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं करवाएगा, राइट। इसी कड़ी में बढ़ते हुए आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप देखो कि कौन से एग्जाम में, लाइक एसएससी में आपका ये सवाल आता है। एसएससी में कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैट में क्वेश्चन आते हैं, आपको सी सेट में मिल जाता है कभी कभी, पर सी सेट में कब मिलता है इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन मतलब आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन कब मिलते हैं, क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो और इसको जरूर सीखो। बिकॉज जब इसके क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं ना, जब आपको लगता है कि भाई ये यार कितना इजी क्वेश्चन है, और सच में इजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिर इसकी कमी खलती कि आपने थोड़ा सा अगर पढ़ लिया होता, मेहनत करी होती, तो आप उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर जाते हैं, राइट। देखो, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीज़ें मैं बताया कि 5 टाइप की आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, उनके क्या क्या फॉर्म होते हैं, वो चीज़ें मैं बता दिया, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा, पढ़ने वाले हैं, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये किसका इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन होगा। टू लाइन मतलब दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी पॉइंट आप कह दो, हिंदी में दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये होता है। आप कहोगे कि कैसे, तो भाई जैसे ये मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, क्वाड्रेंट्स हो गया। मान लो एक लाइन ये गुजर रही है, दूसरी लाइन ये गुजर रही है, तो यहाँ पर ये मिली ना, कहीं पर भी मिल सकता है, या फिर ऐसा गुजरेगा तो मान लो कि यहाँ पर हो गया। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मान लो कि एक लाइन पहली जो दिया है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया है। एक लाइन L2 है, ये दिस इज L1 मान लो, इसको L2 मान लो, आप दो ही लाइन की बात करोगे। तो दूसरी लाइन L2 जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको दो लाइन गिवन रहेगी, राइट। अब यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट क्या होगा कि जब इनका कॉमन पॉइंट निकालोगे, मान लो ये मैं मान लेता हूँ, ये वाला जो कॉमन पॉइंट है P जो है वो x और कामा और y है, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। मैं आपको अभी तक क्या समझाया था कि मान लो कि ये एक लाइन है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है, लेट से कि पी एक्स वाई है, इसी पॉइंट को आप मानना चाहो तो पी ए भी मान लो। मतलब ये पॉइंट जो होता है, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं। अब आप भाई ये कहोगे संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, क्या उसकी भूख मिटाते हैं, नहीं। संतुष्ट करने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि उस जब पॉइंट को उस पर्टिकुलर लाइन में जब रखोगे, कहाँ रखोगे, एक्स की जगह
एक्स वाला कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट ए है तो एक्स की जगह ए पुट करोगे, बाई की जगह बाई वाला कोऑर्डिनेट यानी सेकंड वाला कोऑर्डिनेट जब रखोगे तो वहां पर उस केस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है और आना भी चाहिए। और अगर आ रहा है ये पुट करने पर दैट मीन्स कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो सेटिस्फाई करने का ये मतलब हुआ। अब यूं समझ लो कि जैसे ही मान लो ये लाइन L1 है, L1 पर ये ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, आप गिनती गिनोगे तो आपको दिखेगा नहीं, इतने 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 बारीक पॉइंट वहीं पर बहुत सारे हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इस लाइन को L1 को सेटिस्फाई करेंगे तो इसी L1 में ये एक P भी तो पॉइंट है तो P भी तो सेटिस्फाई करेगा उसको। समझ आया? सेम चीज है। L2 के लिए जब ये निकालोगे तो ये वाली मान लो लाइन ये L2 जा रही है तो इस पर भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और इसी पर ये P भी तो पॉइंट है L2 पर, तो P जो है वो एक्स वाई जो भी मानोगे वो L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा और L1 को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई? मतलब जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कहने का मतलब ये कि मान लो ये क्वाड्रेंट्स हो गया, एक लाइन ये गुजरती है, दूसरी लाइन मान लो कि ये गुजरती है तो ये यहाँ पर तो कट कर रही, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये L1 का भी है और ये L2 का भी है, L2 का भी है। तो ये पॉइंट P जो होगा ए भी मान लो, अब जो भी दिया हो कभी 5A दिया रहेगा कभी A2 दिया रहेगा, जिस भी फॉर्म में दिया हो भाई, सीधी सी बात ये कि बस ये जो होता है वो x वाला और y वाला कोऑर्डिनेट, मतलब पहला वाला x का होता है दूसरा वाला y का होता है, तो बस वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स उस लाइन में जहाँ x है उसकी जगह इसका x कोऑर्डिनेट, जहाँ y है उसकी जगह y कोऑर्डिनेट रखो और बस अपना काम निकालो, इतना सा काम रहता है। ठीक है, ये बात हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि बस जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मान लो ये दो लाइन है, सपोज ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। मैं कहता हूँ कि भाई इस पर एक पॉइंट है मान लो k और 5 नाम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या तो मैं क्वेश्चन इसमें से ये पूछ सकता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि इससे सॉल्व करोगे जो आपकी x की वैल्यू आएगी जो आपकी y की वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पहले पहले इस टाइप का सवाल बन सकता है। दूसरा इसी में सवाल ये बन सकता है कि मान लो आपको दे दिया एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया, मान लो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो भाई अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट मीन्स कि दोनों लाइन पर विद्यमान है, मौजूद है, अवेलेबल है दोनों लाइन पर, तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि इसी पॉइंट को इस पर भी रख सकते हो और इस पर भी रख सकते हो, जहां से हमारा काम हो जाए बस वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन इसके रहते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो, टू ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक ये दिया है और एक दूसरा ये दिया है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चीजें समझाता हूँ कि कह क्या रहा। इसका मतलब अगर ये पी ए बी इस सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब मान लो ये लाइन एक है और ये लाइन दूसरी है, मान लो ये वाला पॉइंट पी ए बी है, अगर ये पी ए बी इंटरसेक्शन है तो मतलब L1 और L2 दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स जहाँ L1 में, जहाँ दोनों लाइन में x है उसकी जगह a रखोगे, जहाँ y है वहाँ b रखोगे। पहला काम तो ये करोगे। अब जब दो लाइन में से ए बी के फॉर्म एक पहली इक्वेशन आ गई, ए बी के फॉर्म में ही दूसरी इक्वेशन आ गई, दो अननोन ए और बी हैं और दो ही इक्वेशन है आपके पास, तो दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, निकल जाएगी। और जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी तो चाहे जो भी पूछा है हमसे, जिस भी फॉर्म में उसको पूछा हो वहाँ पर हम ए और बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक, ये समझ गए। अब कहने का मतलब ये हुआ, ये तो आपने समझ लिया, मैं समझा दिया, परंतु क्या हर बार जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ए बी आपको ये पॉइंट दिया है तो एक्स की जगह ए रखो, वाई की जगह बी रखो, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले से 3a प्लस बी और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बनेगी। सेम चीज दूसरे में भी रखोगे तो ये 2a हो जाएगा और माइनस बी और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। आप अगर चेक करोगे तो हमारा इसके पहले क्या था, इसके पहले भाई ये था कि ये 3x माइनस बाई प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x और माइनस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये था। ठीक है, कोई, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ आप इतना अभी सोच के बताओ बस
अगर गौर कर पा रहे हो, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी एंड b की वैल्यू मिलेगी। जहां जो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी सेम चीजें यहाँ a की वैल्यू होगी, जो यहाँ y की वैल्यू मिलेगी सेम चीजें यहाँ b की वैल्यू होगी। क्या इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, बिकॉज सेम इक्वेशन, सेम उनके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3 है, बिकॉज हम उसी चीज से तो निकाल रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे इन दोनों को इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और x और y की वैल्यू जो निकलेगी वही आपकी a और b की होगी, बिकॉज इसी को उसने a b माना है, a b दिया है। या एक बार ये मेहनत करके a और b के फॉर्म में पुट करो एंड देन इनको सॉल्व करो तो a और b की वैल्यू निकालो। समझ आया? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना कि भाई एक बार वैल्यू पुट करनी है, फिर उनको सॉल्व करना है, फिर दिखाना है आपको एग्जामिनर को कॉपी पेपर कि ऐसा ऐसा हमने किया, ये हमारा आंसर तरीका होगा। ये आपको नहीं दिखाना तरीका। आप समझ रहे हो कि पहले इस पी को, इस पी में जो भी पॉइंट दिया इसको दोनों इक्वेशन में रखोगे, बिकॉज इंटरसेक्शन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो फिर इस फॉर्म में रखोगे आप, इस फॉर्म में तो ए बी के फॉर्म में रखोगे, देन इनको सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू निकलेगी। पर आपको ये करने नहीं है ना, डायरेक्ट जो दिया है उसी को सॉल्व कर लो। एक्स के फॉर्म में दिया, वाई के फॉर्म में दिया तो वही सॉल्व करो, और यही तो वैल्यू आपकी जो निकलेगी वही ए और बी होगी एक्स की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, समझ आया? अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो आपने बचपन में सीखा है कि भाई एक बार मान लो कि एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक बार एक्स को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, कहीं ना कहीं से काट पीट कर दो, और एक बार वाई को काट पीट कर दो, बस आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसी को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो बात हो यहाँ पर ये है भाई कि यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी हमें दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो जो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती, बिकॉज ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आई होप। अब देखो यहाँ पर जब दोनों को जोड़ोगे तो भाई b प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, 3a और 2a ये हो जाएगा 5a, -5 ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से b को उठा ले जाता हूँ राइट साइड, तो b इज इक्वल टू ये 2a और -5 होगा। 2a, a की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 4 -5 दैट इज -1 आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। सेम चीज़ है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही x की भी वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू -1 आएगी। राइट, समझ आया ना? अब जो भी आपसे पूछा है, जो भी पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दो बस। आपसे पूछा है 3a प्लस बी पूछा है, a की वैल्यू आपकी 2 आई है तो 3 इंटू 2 हो गया और -1 हो गया, मीन्स 6 -1 दैट इज 5। समझ आया? तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, देखो ये जनरली इसके मेंस में क्वेश्चन आते हैं, राइट। देखो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, मैं भाई आपको ओवरऑल थिंकिंग, देखो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं इसको पढ़ा दूंगा डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा के चला जाऊँगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को समझ में आ जाए, पर कुछ आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको पता ही नहीं चलेगा, कि डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, एक्चुअली थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो पाएगी। उनको लगेगा पता नहीं, क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आपको ओवरऑल समझ नहीं होती। जब तक ओवरऑल समझ नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको यही नहीं समझ आएगा कि भाई इसमें बोला क्या था, हमने किया क्या, कर तो दिया हो गया, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा भाई कि आप ओवरऑल समझ नहीं रख रहे हो। ठीक है, अभी समझ आया? बताओ, समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ आया। और क्वेश्चन करते हैं। चीज़ें यही हो रही है अल्टीमेटली कि चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, यहाँ पर वही चीज़ें दिया है, डायरेक्ट a b दिया है तो हम a b निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, x y निकाल रहे हैं, तो वही a b की वैल्यू आएगी। और क्वेश्चन देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर बोला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2 इज पी ए बी। अगेन वही ए दिया है, अगर मान लो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर इसको ऐसा दे दे, पी बी ए दे दे, फिर ये जो पहला वाला पॉइंट है वो x का होगा, तो x की जगह b निकलेगा, मतलब b की जो वैल्यू निकलेगी वो x की कहलाएगी, y की जो वैल्यू निकलेगी वो इस सेकंड वाले यानी a की कहलाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहना, बिकॉज ये हम पहला जो पॉइंट होता है उसको हम x ट्रीट करते हैं, दूसरा जो पॉइंट होता है उसको हम y ट्रीट करते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी अवेयर रहना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो हमें क्या बोला, इन दोनों को पॉइंट का इंटरसेक्शन पी ए बी है,
वही सेम चीज़ें अगेन कि ए बी सेटिस्फाई करेगा तो हमारा दो इक्वेशन ए एंड बी के फॉर्म में बनेगा। तो जो हम दो इक्वेशन को ए बी वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू आएगी। तो सेम चीज़ हम इनको सॉल्व करके एक्स वाई की निकाल लें। जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारी ए की होगी, और जो हमारी वाई की वैल्यू आएगी वो हमारी बी की होगी। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, बड़ा आसान है, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो यहाँ 3x है -5 उल्टा कर दिया, यहाँ 7x - 3y, 3x - 5y इज इक्वल टू 19 है। और यहाँ पर क्या दिया है, आप देखो भाई चीज़ें वही होती, अगर यहाँ बराबर के एक साइड 19 ले जा रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, तो इसको भी ले जाओ एक साइड। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को इधर ही रखता हूँ, 3x और y को उधर ले जाता हूँ, तो ये 7x हो जाएगा और माइनस का 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसे भी आपको लगे। देखो यहाँ पर क्या है, -5 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ 5 का। अब जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, माइनस इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज हमें उनको हटाना है बाई वाले पार्ट को। तो यहाँ पर 3 तिकाई 9 होगा, यहाँ पर 7 बचा 35। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट करता हूँ, इसको प्लस रखता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो क्या होगा देखो, 5 सते 35 और -3 तिकाई 9, तो 35 और -9 कितना होगा भाई, ये आप एक्स में समझो, या और आपको डायरेक्ट करना है, ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट करो 35 - 9, तो भाई ये आपका हो जाएगा 26। ठीक है, 26x, ये वाला 3 × 5 = 15, और ये क्या होगा 3 × 5 = 15, 15 15 दोनों होगा, ये माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बराबर ये तो कट जाएगा बाई वाला टर्म, 19 या 57, तो ये माइनस का 57 होगा, और ये 5 एक कम 5 प्लस का 7 5 होगा, बराबर यहाँ से -52 आएगा 26x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, -2 हो जाएगी। बताओ, और यही वैल्यू आपकी a की होगी बिकॉज पहला पॉइंट जो है वो a दिया है, राइट। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पहले में पुट कर देता हूँ, तो 3 × 2 दैट इज -6 -5y इज इक्वल टू 19। अब क्या करोगे, बाई को उधर ले जाओ तो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 को इधर ले जाओ तो -6 - 19 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, 5 तो बाई की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी, और यही वैल्यू आपकी बी की होगी। जो भी पूछा वो निकाल दो खटाखट, कुछ भी करना नहीं है। देखो आपसे पूछा 3a - b, ये रहा 3a - b, a की वैल्यू कितनी आई है -2, तो 3 2 -6 हो जाएगा, और -b तो ये माइनस की जगह आप क्या करोगे, -5, तो -6 और ये प्लस का 5 दैट इज -1। समझ आए भाई, तो ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप में से कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें बताऊंगा जो आप जल्दी कर सकते हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है आप में से, मैं अगर होता तो क्या करता, या मेरी जगह आप होते तो क्या करते, अगर एग्जाम में बैठे हो, भाई ये इक्वेशन मैं 2 बार क्यों लिखूं, मुझे बताओ क्यों लिखूं, यहाँ तो लिखी है ना आपकी स्क्रीन पर या आपके पेपर पर लिखी है ना, तो लिखी तो बस यहीं से समझ लो कि यहाँ 3x है, बस इसको अरेंज कर लो एक्स वाई, अगर आपको डिफिकल्टीज लग रही तो लिखो, अदरवाइज यहाँ से 3x, यहाँ से -5 इसको उधर ले जाओगे -3, तो यहीं से आप मन में ही कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो ये वाला काम यहाँ से आपका डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाओगे, ये दो इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आपको कभी मन में डाउट लगता है कि भाई आपको ये लिखने की वजह से अगर नहीं लिखते तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो डेफिनेटली लिखो, बिकॉज अगर छोटे से पॉइंट को बचाने के चक्कर में आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, मीन सवाल गलत हो जाता है या हो रहा है, तो फिर आप लिखो, आपको उतना भी स्पीड नहीं बढ़ानी जहां पर आपके सवाल गलत हो जाए, फिर वो स्पीड किस काम की, फिर तो वो नेगेटिव में आप पहुंच जाओगे, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट a, 4, द वैल्यू ऑफ k आपको बतानी है। अब देखो इस बार आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज इस बार एक कांस्टेंट टर्म दिया है, जब इसको रखोगे तो आपका इक्वेशन एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, किसी एक के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। देखो होगा क्या, एक्चुअली बाई की जगह आप 4 रखोगे, x की जगह a रखोगे, तो इस इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकालोगे, सेम चीज़ें यहाँ भी रखोगे, तो यहाँ पाई की जगह तो आप 4 रख दोगे, a की वैल्यू आप पहले इक्वेशन से निकाल लोगे, वहाँ रखोगे तो फिर k की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना सा काम है। ठीक है, पहले वाले में देखो रखोगे तो x की जगह a रखो, तो क्या हो जाएगा, ये 4a और -2 इंटू बाई की जगह 4 क्यों, ये वाला बाई का पॉइंट होता है और ये वाला x का पॉइंट होता है, राइट।
इज इक्वल टू 10 दिया है भाई। 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, उधर जाएगा तो 18, मतलब a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 पंचे 20 यानी 4.5 आ जाएगा। समझ आया, क्लियर है। इस वाली सेम चीज को a को यहाँ रखोगे, बिकॉज a की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 4a होगा, तो 4a, अब 4a की वैल्यू देखो यहाँ से 18 आई है, तो मैं डायरेक्ट, आप यही चीज़ है कि आप कैलकुलेशन यहीं से सब बढ़ाते हो, तो यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर 18 रखोगे इसकी जगह 18। देखो 4a आएगा तो 4a की जगह यहाँ से 18 में रख दिया, 18 प्लस k बाई, k की जगह ऐसे ही, और बाई की जगह आप क्या रखोगे, ये वाला 4, तो ये 4k इज इक्वल टू 2 दिया है, तो 4k इज इक्वल टू, इस 18 को उधर ले जाओगे तो -18 होगा और +2 दैट मीन्स की -16, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से -4 आ जाएगी। बोलो भाई। अब मैं इसी चीज़ को देखो, अगर मुझे और आपको गुमराह करना हो, आपको पागल बनाना हो, तो भाई मैं एक बार ऐसा लिखूं कि ये लिखोगे 4a-2 इंटू यहाँ पर 4 बराबर ये 10 लिखोगे, फिर आपका एक इक्वेशन ये बनेगा, मतलब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो जितनी भी निकाल रहे हो, 4.5 एक ये निकाल लो। फिर सेकेंड में भी मैं 4a लिखूँ, फिर ये k बाई लिखूँ, 4 लिखूँ, अब इसी में और बढ़ा सकता हूँ, बाई लिख दूँ, फिर दो लाइन और बढ़ा दूँ, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर 2, फिर यहाँ से 4a की वैल्यू, फिर यहाँ से a की वैल्यू, फिर ये वाली लिखूँ 4.5 मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली बात वही हो जाती है दोस्त, ठीक है, बात वही हो जाती है, कुल मिला के आपको घुमाने की बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, आपके लिए ये तो डायरेक्ट ऑप्शन का गेम है ना, सब्जेक्टिव तो पेपर दे नहीं रहे हो, तो आप वही पॉइंट लिखो जितने से आपका काम हो जाए। हाँ, पॉइंट ना लिखने की वजह से अगर आप गलतियां कर पा रहे हो, सिली मिस्टेक कर हो रही है, तो फिर वो लिखो, राइट। आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है तो कम से कम चीज़ें लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहते हैं। देखो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इंटरसेक्ट एट p x1/1 एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट दिस मच। अब बताओ, समझ आया। पहला वाला जो है, दो इक्वेशन दिया, उसको बोला कि इंटरसेक्ट x1/1 पर हो रहा है। दूसरा वाला बोलता है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट दिस मच। अब भाई x एक्सिस बाई एक्सिस का मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच, अब आपको ये सब निकालना है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या होगा भाई, पहले वाले से देखो, एक ये दिया, एक ये दिया, दोनों को बोला कि इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें x1/1 पर, मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे जो x और y की वैल्यू आएगी वही आपकी x1 और y1 की होगी, तो सॉल्व कर लो। मैं आपके लिए लिखता हूँ, अदरवाइज मुझे तो फिर डायरेक्ट करना होता है, राइट। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 करोगे, और ये x माइनस 2y प्लस, अब देखो यहीं से गौर करो भाई, x माइनस 2y है, ठीक है, ये प्लस 12 है, यहाँ पर बराबर एक जा रहा था, तो आप दोनों को एक जैसा करोगे सॉल्व करने के लिए, तो उसको उधर ले जाओगे तो -12 होगा। अब इन दोनों को आपको बराबर करना है, बराबर करना, देखो एक तो ये पहले से माइनस है, ये प्लस है, तो बाई को ही पहले निपटाओ, बाई को निपटाने के लिए इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो अब जोड़ दो, क्या करोगे, जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट साइन पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास। ये दो दूनी 4x हो जाएगा और ये 3x, 4 3 7x हो जाएगा, बाई वाला तक 2 3 6, 2 3 6 कट जाएगा। देखो 11 दूनी 22 और -12 3 36, जब इनको सॉल्व करोगे तो 22 माइनस 36 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 14 हो जाएगा, ये 7x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। फिर बाई की वैल्यू यहाँ से कहीं भी एक जगह रख दो, तो पहले वाले में अगर रखते हो तो मान लो तो 2 2 -4 और प्लस 3y इज इक्वल टू 11, भाई 3y जब निकालोगे तो 4 उधर जाएगा, 15 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 5 15 मतलब 5। और ये ध्यान रहे कि ये आपका x1 आया है और ये वाला आपका y1 आया है, बिकॉज पहले दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1 y1 है, तो जब उनको सॉल्व करोगे तो जो x y की वैल्यू आएगी वो x1 y1 आएगा, ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब दूसरा वाला जो दिया है, दूसरा पार्ट, ग्राफ एक इक्वेशन ये दिया है और ये बोल रहा है आपको कि अगर इनका इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है, भाई अगर मैं कोऑर्डिनेट बना के समझाऊं, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि बाई वाला पार्ट 0 होता है, तो बस इस इक्वेशन में जो दिया है बाई का पार्ट 0 रख दो। अब बाई का पार्ट जब 0 रखोगे तो x माइनस 2 इंटू 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 बराबर 0, तो मतलब x की यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस का 12 आएगी, और ये x की वैल्यू जो भी आएगी वो बोला है x2/2, तो ये हमारा x2 होगा, और बाई की जो आपने वैल्यू 0 रखी है वो हमारा बाई 2 होगा। बोलो, ठीक है, समझ आया। अब अल्टीमेटली आपसे जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
देखो मैं इसको यहाँ जगह बना के लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या पूछा है आपसे, जो पूछा वो निकालोगे। ये x2 की वैल्यू हो गई और आप लिखोगे यहाँ पर y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू मतलब y बराबर 0 बराबर ये y2 हो गया, राइट। अब क्या करोगे, जो चीजें आपसे पूछा वो निकालोगे। भाई पूछा क्या, x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2, x1 माइनस x2 प्लस y1 और प्लस का y2। x1 की वैल्यू कितनी देखो -2, x2 की वैल्यू कितनी देखो माइनस का 12, y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये प्लस का 5, y2 की वैल्यू कितनी है 0। बताओ, ये 12 2 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो भाई माइनस का 9 आएगा। समझ आया, तो ये आंसर आपका डिटेल ही हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो मैं एक एक चीजें समझा रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक चीजें समझनी है। देखो भाई पॉइंट क्वेश्चन जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, है कुछ नहीं इनमें दम खम नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। बस एक ही चीज को अगर आप समझ पा रहे हो कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया है तो भाई उनको सॉल्व करोगे तो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। उनकी जगह कुछ और कांस्टेंट की टर्म दे दिया तो उसको सेटिस्फाई करवा दो, बस उसकी वैल्यू निकाल लो, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस एट दिस मच एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस मच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। मतलब वही जो आपको ए बी दिया है जी डी दिया है, तो ए बी और जी डी का सम पूछा है, राइट। कैसे करोगे, अभी मैं समझाया पिछले क्वेश्चन में कि भाई जब बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर x बराबर 0 होगा, ठीक है। x मतलब पहला पॉइंट जो a है वो तो 0 हो गया, समझ आया, a जो है वो 0 हो गया। अब a की वैल्यू इसमें रखो 0, बिकॉज x की वैल्यू 0 बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब 0 रखोगे तो 0 माइनस 7 बाई बराबर माइनस का 42, विच मीन्स बाई बराबर आपका 6 आ जाएगा, 7 6 42, और यही वैल्यू आपकी b की होगी सेकेंड वाला, ठीक है। दूसरी वाली लाइन से x एक्सिस पर कट कर रहा, जब x एक्सिस पर कट करेगा भाई तो x एक्सिस पर क्या होता है आपका y बराबर 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इस वाली लाइन में y 0 कर दो। जब y 0 करोगे तो जो आपका ये y 0 होगा, दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या बोले देखो y को d दिया है तो ये आपको d की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही आपने यहाँ पर y 0 किया तो बचेगा क्या 6x और ये माइनस का 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2.5 हो जाएगा, 2.5, ठीक है भाई, समझ आया। अब ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये आपको दिया है सेकेंड वाले में, ये g दिया है, x को g दिया है और y जो है उसको d दिया है। जो वैल्यू वो देगा हम वही समझेंगे, हम जी डी या डी जी ए बी या बी ए हम अपनी ओर से नहीं लगाएंगे। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि जो पहला वाला क्वाड्रेंट्स होता है वो हमारा x होता है, पहला जो पॉइंट होता है क्वाड्रेंट्स के अंदर लिखा जाता है पॉइंट्स के अंदर, पहला वाला x होता है, सेकेंड वाला होता है y, और अगर तीन वाले में जब हम 3D पढ़ेंगे कभी तो उसमें वो तीसरा वाला z होता है, ठीक है। बस अब आप आंसर निकाल दो, जितनी चीजें पूछा है। क्या पूछा है, a प्लस बी, इन सब का चारों का सम, a प्लस बी प्लस जी प्लस डी। a की वैल्यू देखो कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी 6, g की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से 2.5, d की वैल्यू कितनी 0, तो यही दो तो बचे, अल्टीमेटली 8.5 हो गया। बताओ भाई, अभी भी कोई डाउट बचा है क्या, 8.5 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप की चीजें समझ में आ रही हो, बन जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट टाइप का, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ दिस मच कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कि निर्देशांक अक्षों को कट करती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये एक कोऑर्डिनेट बना दिया, इस पर एक लाइन मार दिया, मान लो ये लाइन है, कोऑर्डिनेट्स पर कट करेगी, मान लो एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रही है वहाँ y बराबर 0 रखोगे तो x की कोई वैल्यू आएगी। जब जो भी लाइन है, मान लो ये लाइन L1 है, इस पर जब x एक्सिस पर जहाँ कट करेगी वहाँ y बराबर 0 रखोगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। जहाँ y एक्सिस पर कट करेगी वहाँ x 0 होगा, और जब x को 0 करोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी। बोलो भाई, ठीक है। देखो मैं चीज़ें आपके दिमाग को समझाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा दूँ, भाई मुझे आपको समझाना है, आपको एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा करना जहाँ से आप किसी जो चीज़ें पढ़ लिए वहाँ से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने में सक्षम रहो, जितना चीज़ें आप पढ़ लिए। तो एक ही लाइन दी है हमें 57x माइनस 19y और बराबर 399।
अब बताओ, मुझे बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जब आप x को 0 करोगे, ये कहाँ होगा, मैं बाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो आप कि x एक्सिस समझ लो, x एक्सिस, और x एक्सिस पर क्या होगा कि y बराबर 0 होगा। जब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से 57, x बराबर 399, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 57, कितनी बार जाएगा 7 400, तो 6 8 48, 6 7 42, 7 बार नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 7 49, ओके 7 बार चला जाएगा, तो 7 8 56 57, इसमें अल्टीमेटली 399/57 करोगे, 7 बार ले जाओगे तो 7 7 49, कैरी 4, 7 5 35 और 4 39, ओके एग्जैक्टली 7 बार ही जा रहा, तो इस 7 बार कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो जब x एक्सिस पर आपने देखा तो x और y की वैल्यू क्या आई भाई, x की वैल्यू देखो 7 आई और y की वैल्यू 0 आई, कहाँ x एक्सिस पर। सेम चीज़ जब y एक्सिस पर निकालोगे भाई, तो y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होता है, तो x को आप इसी इक्वेशन में ये वाला पार्ट 0 करोगे, बचेगा क्या -19 बराबर 399, तो ये कितनी बार यहाँ से बाई काटोगे तो 19 दूना 38, 2 बार जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 19 दूना 38, एक बचा, 19 एक कम 19, तो बाई की वैल्यू आपकी ये आ गई। मतलब आप इस केस में अगर आप पॉइंट निकालते हो तो पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज़ें x और बाई, तो क्या हो जाएगा x बाई एक्स तो 0 आ गया, बाई क्या आ गया -21, तो यही हो जाएगा 7 0 एक पॉइंट है और दूसरा 0 21, 7 0 और 0 और -21, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। x एक्सिस को 7 0 पर, y एक्सिस को 0 एंड -21 पॉइंट पर काटेगा, ठीक है। या इसी पूरे ऑप्शन को पता है वो क्या लिख सकता था, अगर वो x एक्सिस y एक्सिस नहीं लिखता तो 7 और -21 रख देता बस। परंतु वहां पर एक डिफिकल्टीज ये होती है आपके सामने कि भाई एक इक्वेशन से दो अननोन की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ पर जब उसने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, तो आपको समझ आ गया कि जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू निकाल लोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू निकाल लोगे। बट अगर ये चीज़ें नहीं बोलता तो फिर आपको ये कैसे समझ आता कि भाई किसको 0 रखोगे। बिकॉज अगर मैं एक इक्वेशन ऐसा लिख दूँ भाई, ऐसा x प्लस 5 बाई कोई भी इक्वेशन इज इक्वल टू 9, तो x की आप वैल्यू क्या निकालोगे, नहीं निकाल सकते। y की वैल्यू क्या निकालोगे, नहीं निकाल सकते, बिकॉज एक इक्वेशन से दो अननोन की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। इंडिविजुअल वैल्यू मतलब हर दोनों की व्यक्तिगत अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते, संभव ही नहीं है। तो कांट डिटरमाइन से में आंसर आता है। समझ आया, चलते हैं आगे देखते हैं। अब आपको मैं एक चीज पढ़ा दूं भाई, एंगल। एंगल तो अभी हमने, एंगल मतलब स्लोप हमने देखा, हमने एंगल तो देखा कि m जो होता है वो स्लोप होता है, हमने देख लिया। बट अब क्या पढ़ोगे, एंगल बिटवीन टू लाइन। टाइटल डालना एंगल बिटवीन टू लाइन, ये बिटवीन शार्ट में लिखता हूँ, एक्चुअली भी ETWEEN पूरा लिखना आप, मतलब दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच कोण। कहोगे ये कैसी बात है भाई, तो देखो मान लो भाई ये कोऑर्डिनेट है, मान लो एक रेखा ये गई है और एक रेखा ये आई है, तो पहली ये मान लो दिस इज L1 और ये दिस इज L2। इस रेखा के बीच मान लो कि सपोज मान लो कि अल्फा एंगल बना, इस रेखा में मान लो कि बीटा एंगल बना, तो ये अल्फा कैसे निकालोगे, इसका आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो पहली वाले के लिए m1 निकालोगे, उसका आप tan थीटा tan अल्फा निकालोगे, दूसरी वाले के लिए आप m2 निकालोगे और वो निकालोगे tan बीटा से, ठीक है, tan बीटा, ये आप स्लोप निकालते हो। अब जब दोनों का स्लोप आपको पता है, अब स्लोप निकालने के तरीके हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, कई टाइप से निकालते हैं, राइट। अब अगर आपको मान लो ये पता है और पहले रेखा जो पहली लाइन है उसका स्लोप आपको ये पता है, दूसरी स्लोप का ये पता है, अब दोनों के बीच क्या एंगल होगा, इन दोनों लाइन के बीच एंगल क्या होगा, तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है tan थीटा, वो दोनों के बीच एंगल थीटा होता है, ठीक है, थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है, तो tan थीटा क्या होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक है।
ये मॉड है। मॉड का मतलब ये होता है भाई कि यहाँ से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो पॉजिटिव निकलेंगी, कुल मिला के ये। अब कोई इसी चीज़ को आपको उल्टा कर दे, m2 माइनस m1 कर दे, तो क्या आपको नीचे तो प्लस ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी? भाई नहीं होगी। -5 की जगह +5 आएगा, मॉड है तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव ही निकालोगे। दैट मीन्स ऊपर दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करना है अल्टीमेटली। ठीक है, समझ आया? बस इतना सा काम है। अब m निकालना हम बड़ी बात ही सीख चुके हैं कि अगर कोई लाइन है, मान लो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म की अगर लाइन है, तो इसकी जो m होती है, एक तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, तो ये m हमारा होता है। और दूसरा जब हम m निकालते हैं तो हमें ये पूरा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, माइनस x का कोएफिशिएंट अपान y का कोएफिशिएंट, बस इतना काम है। बस ध्यान रहे कि x y दोनों एक ही साइड होने चाहिए, ये ध्यान। हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब ही नहीं होता। जब हमें स्लोप निकालना होता है तो हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब ही नहीं होता, वो चाहे जितना भी दिया हो, प्लस माइनस वटेवर जो भी दिया हो। हमें तो सिर्फ इतना देखना होता है कि भाई माइनस के साथ x का कोएफिशिएंट ऊपर, y का कोएफिशिएंट नीचे, बस इतना काम करना होता है हर बार। बिकॉज देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप हर बार कोई आपको इक्वेशन दिया है, हर बार आप उसको ये कन्वर्ट करने जाओगे और फिर उसको निकालोगे भाई, तो काम लेंदी हो जाता है। क्यों आपको इतनी मेहनत करनी जब आपका काम इतने से हो रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला, फाइंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों बोल रहा भाई? एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है, मतलब ऑप्शन भी देख लो 90 डिग्री, आंसर 90 डिग्री में। अब देखो कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे मान लो लेट्स एग्जांपल के लिए कि tan थीटा बराबर 1 आ गया, सपोज मान लो 1 आ गया। अब ये आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि एक तो 45 डिग्री पर 1 होगा, फिर आगे जब और बढ़ोगे तो और किसी एंगल पर भी 1 होता है ना, केवल 45 डिग्री पर ही तो नहीं होता। तो उसके कहने का मतलब कि भाई आपको 90 से कम वाला एंगल ही बताना है, समझ आया? ये बात होती है। अब पढ़ो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड दिस लाइन। दो लाइन दी है, दोनों लाइन के बीच हमें एक्यूट एंगल बताना है। अब सीधी सी बात है कि पहली लाइन जो दी है y बराबर 2x प्लस 5, तो इसको कंपेयर कहाँ से करोगे? y बराबर mx प्लस सी। अगर इस फॉर्म में दिया है डायरेक्ट तो वहीं से कंपेयर कर लो, मतलब पहली लाइन का आप m1 मान लो तो वो आपको दिया है 2, ठीक है। दूसरी लाइन जब मानोगे तो y प्लस 3x और प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे y बराबर -3x और -2, बस ये। तो यहाँ से जब आपका m2 निकलेगा तो x का कोएफिशिएंट दैट इज -3 होगा। समझ आया? तो क्या मैं जो आपको समझाया हूँ कि भाई अगर इस फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट निकाल लो। अगर दोनों अलग अलग साइड है, अगर दोनों एक ही साइड है तो यहाँ से क्या करोगे भाई, m2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस के साथ लगाओ x का कोएफिशिएंट 3 अपान y का कोएफिशिएंट 1, तो -3 यहाँ से भी आ गया। आगे चल के जब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बट मैं आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ, बताया भी हूँ, तो इससे बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, tan थीटा निकालोगे इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड के साथ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही होता है मॉड। m1 की वैल्यू देखो कितनी है, पहले वाले की है 2 माइनस, देखो इसकी -3 है तो माइनस ऑफ -3 अपान 1, माइनस क्यों होगा, बिकॉज एक की वैल्यू प्लस है कि -2 × 3, ऊपर से आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर से 5 आ जाएगा और नीचे से क्या आएगा, 3 दूनी -6, -6 -1, ये तो -5 आएगा। कुल मिला के ये -1 आएगा और इसका मतलब 1 आएगा। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है एक्यूट एंगल में, तो ये 45 पर होती है। बस ये आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। समझ आया? ठीक है भाई, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, देखो, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैरेलल के केस में अगर मान लो दो लाइन पैरेलल होती है, अगर L1 पैरेलल टू L2, तो यहाँ पर आपका M1 बराबर M2 होता है, मतलब पहले का स्लोप बराबर दूसरे का। और अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 होता है तब क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। यही बताया हूँ आपको, ठीक है भाई, -1 के बराबर होता है। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
अब देखो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि भाई आप पहले अगर एक तरीका ये अपनाते हो कि भाई इसको सॉल्व करोगे, लेट से कि 2y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, आप इसको पहले कन्वर्ट करो y बराबर mx प्लस c, तो ये 2y बराबर माइनस 4x माइनस 5, देन आप ऐसा लिखोगे, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2x और माइनस 5/2, देन आप इसका m1 निकालोगे तो ये -2। ठीक है, आपको क्यों ये सब करना, सेम चीज़ आप सेकंड वाली के लिए करोगे, सेम चीज़ सेकंड वाली के लिए करोगे, आपको ऐसा क्यों करना है भाई, करना क्यों है? मैं तो आपको शॉर्टकट बताया हूँ कि भाई ये लाइन दिया है तो m1 कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट 4 अपन y का कोफिशिएंट 2, दैट इज -2, बस आपका काम हो गया। इतना क्यों करना सब। सेकेंड वाले का कोफिशिएंट देखो, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में दिया है, तो सेकेंड वाले का आपका x का कोफिशिएंट देख लो, एक ही जब अलग अलग साइड दिया x y, तो आप mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो भाई ये a हो गया, राइट। अब आपको क्या बोला, दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल में m1 बराबर m2 होता है, इसका मतलब m1 की वैल्यू एक की a है और एक की वैल्यू -2 है, ये बराबर है, तो मतलब वही तो वैल्यू आ गई ना, -2 एक की वैल्यू, आपसे एक ही वैल्यू पूछा है, तो आपका आंसर जब इतने में हो रहा है तो इसी चीज़ को क्यों ज़बरदस्ती खींच कर डिफिकल्ट बनाना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज सेम चीज़ें जो मैं इतना लेंदी ये बताया हूँ प्रोसेस, तो यही सेम चीज़ आप सेकेंड लाइन के लिए भी लगाओगे एंड देन कंपेयर करोगे, भाई क्यों इतना लेंदी खींचना। समझ पा रहे हो ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 36, इफ लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर एक कंडीशन दी है, क्या होगा भाई, दोनों लाइन की जो स्लोप होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। पहली वाली लाइन का देखो m1 कितना दिया है, m1 कितना दिया है, डायरेक्ट आप लिखोगे 4, दूसरी वाली लाइन का m2 कितना दिया है, a+1, बस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू a+1 आपको कितना दिया है, -1, a+1 इज इक्वल टू -1/4, तो a इज इक्वल टू आपको -5/4 हो जाएगा, बिकॉज उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और -1 -1/4 -5/4 हो जाता है। समझ पा रहे हो ना, तो इस तरीके से भाई आपको फटाफट करना है। अब फटाफट करने का, स्पीड में करने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप गलती करो, ठीक है। समझ आ रहा है, अगर बातें समझ पा रहे हो, चीज़ें बन रही हैं, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो। भाई अपने पास मत रखा करो, शेयर करा करो यार। देखो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सच में बता रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मटेरियल इकट्ठा करना, ट्रिक्स बनाना, तरीके चीज़ें, वो सब चीज़ें, वीडियो बनाना, एडिट वेडिट, दुनियादारी, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, राइट। तो इसलिए अब थोड़ा सपोर्ट किया करो, सपोर्ट नहीं करोगे चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा, तो मैं बताओ कैसे करूँगा, आप खुद समझो। आपसे कोई पैसे, भाई एक चीज़ मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूट्यूब पर ढूंढोगे आपको पैसे दे के भी वो चीज़ें उस वे में, उस तरीके से नहीं मिलेगी। कई बार चीज़ें एक एक करके मिल जाती हैं, आप एक कोई टुकड़ा ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, पर एक पूरी चीज़ें नहीं मिलेगी। और अगर आप टुकड़े से ही पढ़ाई करोगे तो फिर वही चीज़ होती है कि भाई आपको कुछ चीज़ें पकड़ लिए, मान लो 25 चीज़ें मान लो, उसमें तो 4-6 चीज़ें, 2-4 चीज़ें आप पढ़ लिए, आपको लगा आपका तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया। बट एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठोगे और वो चीज़ें नहीं बनेंगी, सामने आएंगी, तो ऐसा लगेगा हमने तो पढ़ा भी था, बन भी नहीं रहा है, राइट। तो इसलिए कि पढ़ो, सर चैनल को सपोर्ट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या लगाया पिछले क्वेश्चन में, सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगाई भाई, परपेंडिकुलर की कंडीशन, m1 m2 बराबर -1, m1 m2 बराबर -1, इतना कॉन्सेप्ट लगाया, परपेंडिकुलर का केस था तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, 37th, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पैरेलल का मतलब भाई दोनों की प्रवणता, मतलब प्रवणता, मतलब स्लोप बराबर है, तो m1 बराबर m2, पहले का स्लोप देखो क्या है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो पहले का स्लोप क्या होगा भाई, x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट, तो ये माइनस के साथ, तो -2/a+1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर सेकेंड का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट -5 के साथ, y का कोफिशिएंट 3a और -1, ठीक है भाई। माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, बस इतना सा काम है, a की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 3 2 जाए ये 6a, और ये माइनस का 2, ये माइनस और माइनस काट दो, 6a - 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5a, और ये प्लस का 5, 6a इधर बड़ा है, 5a को उधर लाओ तो a हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो 5 2 7, a की वैल्यू 7 आ गई। क्लियर है दोस्त,
बन जाएगा, बताओ? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज आपने चीज़ें सीखी है, बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में क्वेश्चन किया, भाई इसका हम क्यों लगा रहे हैं, आपके पास रीजन है, आपके पास तर्क है, दे सकते हो कि हम बता सकते हो, किसी को समझाना है तो बता सकते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज चीज़ें अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पकड़ोगे ना, तो सारी चीज़ें एक एक के ऊपर सीढ़ियाँ बनती जाएगी, चढ़ती जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, इफ द लाइन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड आर परपेंडिकुलर, अगेन सेम चीज़ें, दोनों की स्लोप निकालो और उसको प्रोडक्ट करके -1 कर दो। देखो पहले वाले का स्लोप, अब मुझे बड़ा नहीं करना इसको, भाई मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि पहले इसको आप कन्वर्ट करो y बराबर mx प्लस सी में, बिकॉज ये चीज़ें लेंदी हो जाती है, हमने तो शॉर्टकट सीख रखा है, शॉर्टकट में करेंगे। देखो पहले वाले के लिए आप m1 निकालोगे तो क्या होगा भाई, x माइनस के साथ x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट, तो माइनस के साथ ये 4 प्लस ए एक्स का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 3 है। क्लियर है, हमें कांस्टेंट वाले टर्म से कोई लेना ही देना नहीं है, किसके लिए, स्लोप जब हम निकालते हैं। सेकेंड वाले के लिए देखोगे, ये पहले वाले का हुआ पार्ट, सेकेंड वाले के लिए जब बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले का x का कोफिशिएंट -5 अपान y का कोफिशिएंट देखो 7 और -2 है, 7 - 2 है, ये इज इक्वल टू -1 करेंगे हम, देखो एक माइनस ये कट गया, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का, नीचे वाला तो ये पार्ट इधर चला जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20 प्लस 5a बराबर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका माइनस है तो इसको उल्टा कर देता हूँ, तो इसको भाई 2a -7 कर देता हूँ, इसका माइनस काम लेके इधर, तो ये हो गया, और इंटू ये 3 कर देता हूँ, ये 3 दूनी 6a हो जाएगा, और -3 7 21 बराबर ये 20 और प्लस 5a। ठीक है, इस 5a को राइट साइड ले जाओगे तो a हो जाएगा, और इसको 21 को इधर ले जाओगे तो a इज इक्वल टू 41 हो जाएगा। बोलो भाई 41, ऑप्शन डी दिल्ली। क्लियर है? इस तरीके से आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। भाई आपसे एक ही चीज़ें मैं बोलता हूँ बार बार कि दोस्त सपोर्ट करो एग्जाम ट्रिक्स को, एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट करो। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, यहाँ से मैथमेटिक्स से रीजनिंग पूरी अवेलेबल है, डीआई पढ़ा दिया हूँ, मैथमेटिक्स चली रही है, एक बार पढ़ा चुका हूँ, ये सेकेंड टाइम की मैथमेटिक्स चल रही है, राइट। एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा कि भाई मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपको कोई, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई ये वाला एसएससी के लिए है, ये बैंकिंग के लिए नहीं है, या बैंकिंग के लिए एसएससी के लिए नहीं है, ये रेलवे के लिए नहीं है, इंश्योरेंस के लिए नहीं है, कैट के लिए नहीं है, आप सीसेट या सीडीएस या और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए नहीं है। भाई आप टॉपिक देखो ना, वो टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम। मैं जीरो से पूरा टॉप लेवल तक पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन ये बता के थोड़ी आता है कि मैं इस बार कैट में आया था तो एसएससी वाले में नहीं आऊँगा, एसएससी में आया था तो कैट में नहीं आऊँगा, रेलवे में नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होता है, राइट राइट। तो आप चीज़ों को पकड़ना सीखो, बिकॉज आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, पूरी चीज़ें पकड़नी है, देन कहीं से भी आ जाए ना, कहीं से भी आ जाए। और मैं वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर आप देखते हो रटाता नहीं हूँ, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जो आपको समझने होते हैं, बस याद रखने होते हैं, हो गया, राइट। तो बस चैनल को सपोर्ट करो, आपसे यही मैं बार बार बोलता हूँ, सपोर्ट करो। कैसे करोगे सपोर्ट, देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया अब तक तो अभी करो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में पढ़ने वाले सब जगह शेयर कर दो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टा आप मुझे फॉलो करो, फेसबुक पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।